आज हम जानेंगे महिला आरक्षण विधेयक 2023 क्या है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 आधिकारिक तौर पर संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, भारत की संसद में पेश किया गया एक विधेयक है। यह महिला आरक्षण विधेयक 19 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। ये कानून महिलाओं के लिए सीधे निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आवंटित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति की कमी के कारण समाप्त हो चुके महिला आरक्षण विधेयक 2010 सहित 27 वर्षों से चल रही विधायी बहस का संभावित समापन है। ये पहला बिल था जिस पर नए संसद भवन में विचार किया गया। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने विधेयक को पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोटों के साथ पारित कर दिया। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा ने विधेयक को सर्वसम्मति से पक्ष में 214 वोटों के साथ पारित कर दिया और विपक्ष में कोई भी वोट नहीं पड़ा। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण पहले परिसीमन 2026 तक निलंबित के तुरंत बाद लागू होगा। सबसे पहले जानते हैं महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या है। 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के नेतृत्व में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया। राजीव गांधी ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित होने में विफल रहा। 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किए, जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण अनिवार्य था। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को 11वीं लोकसभा में संविधान 81वां संशोधन विधेयक 1996 के रूप में पेश किया गया था। फिर इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था, लेकिन 11वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि OBC के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। 1993 में भारत में एक संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत में ग्राम परिषद नेता या सरपंच के यादृच्छिक 1/3 पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आह्वान किया गया था। इस आरक्षण को संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं तक विस्तारित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाई गई थी। 19 सितंबर 2023 को
नरेंद्र मोदी सरकार ने नए संसद भवन में लोकसभा में संसद के विशेष सत्र के दौरान 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में विधेयक का एक रूप पेश किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े और विरोध में 2 वोट पड़े। 20 सितंबर 2023 तक बिल पर राज्यसभा में मतदान होने की उम्मीद थी। परिणाम सर्वसम्मति से अनुमोदन था। बिल में क्या लिखा है? इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। हालांकि ये आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा। राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में महिला आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अब चूंकि ये बिल दोनों सदनों से पास तो हो गया है, लेकिन इसकी आगे की राह क्या है? 33% आरक्षण का पूरा गुना गणित क्या है? समझते हैं। आरक्षण का गुना गणित क्या है? 33% आरक्षण मिलेगा। इसे आसान भाषा में बताएं तो लोकसभा और विधानसभाओं में हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए रहेगी। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अभी अगर इसका 33% निकाला जाए तो 181 सीटें होती हैं, यानी लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। आइए जानते हैं इस बिल में SC/ST महिलाओं के लिए क्या है। SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST महिलाओं के लिए होंगी। इस बिल को लागू होने के लिए अभी 4 अहम पड़ाव बाकी है। वो कौन कौन से हैं? 1. राष्ट्रपति की मंजूरी। लोकसभा और राज्यसभा से बिल के पास होने के बाद इसे अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। 2. राज्यों से मंजूरी। अनुच्छेद 368 के तहत अगर केंद्र के किसी कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी, यानी कानून देश भर में तभी लागू होगा जब कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाएं इसे पास कर देंगी। 3. जनगणना। ये बिल कानून बन भी जाता है तो भी ये जनगणना के बाद ही लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि कोविड के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो सकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का काम शुरू होगा। 4. परिसीमन। आखिरी और सबसे अहम पड़ाव। जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक है,
लेकिन उसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। परिसीमन से कितनी सीटें बढ़ेंगी? संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि संविधान ये भी कहता है कि हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था। इसके बाद ही सीटों की संख्या 543 तय हुई थी। हर 550 सीटों की शर्त को खत्म कर दें और हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद वाले नियम को लागू करें तो इस स्थिति में इस समय कुल 1425 सांसद होंगे। इसे ऐसे समझिए कि इस समय देश की आबादी 142.57 करोड़ से ज्यादा है। अगर हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद के हिसाब से बंटवारा हो तो 142.57 10 लाख इक्वल्स 1425 होता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमानित है, ये संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि नए संसद भवन में भी लोकसभा चैम्बर में 888 और राज्यसभा चैम्बर में 384 सांसदों के बैठ सकते हैं। क्या 2029 के चुनाव में लागू होगा आरक्षण? कुछ कह नहीं सकते। अटल सरकार में जब संविधान संशोधन हुआ तो प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, तभी लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। अभी तक तो 2021 की जनगणना ही नहीं हुई है और 2026 के बाद 2031 में जनगणना होगी। उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होने की उम्मीद है। अगर ऐसा ही हुआ तो 2024 छोड़िए, 2029 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी महिला आरक्षण लागू करना मुश्किल होगा। इसी तरह राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए जुलाई 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। जुलाई 2007 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इस आधार पर कई राज्यों में परिसीमन हुआ। राज्यों की विधानसभा सीटों का परिसीमन भी जनगणना पर ही निर्भर है। अगर ऐसा हुआ तो राज्यों को भी पहले अगली जनगणना और फिर परिसीमन का इंतजार करना होगा। यानी महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद भी इसके लागू होने में सालों का वक्त लगना तय है।